हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास आपको क्या सिखाएगी? आज की क्लास का मकसद है कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, एक अच्छा आंसर क्या होता है, अच्छे आंसर्स में कब आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे कि भाई एक सही आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। जितने भी टॉपर्स होंगे, चाहे वो यूपीएससी में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लिया है, उनके आंसर में क्या ऐसा अच्छा होता है कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये सब बातें आज की क्लास में होंगी और एक अच्छे आंसर लिखने के लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सब बातें हम जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि टॉपर्स उत्तर कैसे लिखते हैं, हम ये जानेंगे। तो चलो देख लेते हैं और ये भी देखेंगे कि एक टॉपर है, उनके बारे में आपने देखा होगा, यूपीएससी की सेकंड रैंक थी, आपने देखा होगा निमेश प्रधान सर के बारे में। उनका मैं एक आंसर लेके आया हूं कि प्रेजेंटेशन कि आंसर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको कैसे समझते हैं और कैसे लिखते हैं। तो पहले हम बेसिक चीजें बताना चाहते हैं कि कोई भी जो आंसर लिखा जाता है वो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। मैंने आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग किया है और 2021 में यूपीपीसीएस सेलेक्टेड भी हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक 18वीं थी, 8th रैंक था एक्साइज इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत से मॉक इंटरव्यू मिल जाएंगे मेरे नाम से। ठीक है, तो चलिए मेरे बारे में और कुछ ज्यादा जानना है तो आप यहां पर जान सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप को आप देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप जा सकते हैं। जो भी हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आप देख लेना, इसको आप ज्वाइन कर लेना। मेरी पीडीएफ हो गई या मेरी क्लासेज हो गई, उन सब के बारे में आपको यहाँ आपको पता लग जाता है। या जो भी क्लास का नोटिफिकेशन या कोई पीडीएफ, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको चाहिए जो मैंने बनाए हैं जब मैंने यूपीपीसीएस 2021 का एग्जाम दिया था तब भी, और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस समय के नोट्स भी आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर पिन किए हुए हैं, आप जाके पिन मैसेज में देख सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा लिंक्डइन पर प्रोफाइल है, योगेंद्र कुमार आईआईटी बीएचयू आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वही चीज हम जानेंगे। तो पहले तो बात ये देख लेते हैं कि एक आंसर में होता क्या है। तो आंसर में 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है। तो ये 3 पार्ट आपको पता होना चाहिए। 3 पार्ट जिसको लिखना आ गया उसका आंसर सही हो जाता है। ये 3 पार्ट आपको देखने हैं अच्छे से। और दूसरी बात क्या है कि जब टॉपर्स के आंसर को आप देखते हो तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल समझ में आते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल कैसी रखनी चाहिए। आपको यह भी समझ में आता है कि कंटेंट कैसा रखना चाहिए, कंटेंट में डेटा कैसे यूज करना है। ये सब चीजें टॉपर्स की कॉपी देखने से हमें समझ में आता है। तो एक पर्सन जिसको कुछ नहीं पता है, फ्रेशर्स है, बिगनर है, उसने जस्ट तैयारी की है और बेसिक कंटेंट उसने कंप्लीट किया है और वो आंसर लिखना चाहता है, तो ये चीजें फॉलो कर सकता है कि एक आंसर लिखते समय सबसे पहले आंसर का जो पहला पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। एक एक को हम देखेंगे अभी। इंट्रोडक्शन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं परिचय। कोई भी क्वेश्चन होता है उसका एक परिचय देना रहता है जब आंसर लिखते हो कि भाई इसकी थीम क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, समझ गए। फिर देखोगे दूसरा जो पार्ट होता है सबसे बड़ा, वो मेन बॉडी, मतलब मुख्य भाग। मुख्य भाग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मुख्य भाग देखोगे ये आंसर का 80% भाग होता है। 80% भाग क्या होता है? मुख्य भाग होता है, 80% जो पार्ट होता है। फिर हम बात देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय क्या होता है? परिचय 10% होता है, मतलब 4 से 5 लाइन में आप एक परिचय लिख सकते हो, 4 से 5 लाइन में लिख सकते हो। और 80% पार्ट में क्या लिखोगे? मुख्य भाग लिखोगे। और एक एक को अभी देखेंगे कैसे आप एक अच्छा परिचय लिख सकते हो, मुख्य भाग कैसे अच्छा कर सकते हो। जो लास्ट पार्ट होता है, तीसरा जो पार्ट होता है, पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट मुख्य भाग, तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन की हम बात करें जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। तो एक अच्छा निष्कर्ष कैसे लिखा जाए, और इसमें भी लगभग ये आंसर का 10% पार्ट होता है, मतलब 4 से 5 लाइन में आपको खत्म कर देना है। तो एक चीज देख लेते हैं, एक एक पार्ट को हम देखेंगे कि भाई अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है। अच्छा इंट्रोडक्शन, तो चलो इंट्रोडक्शन को कैसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन को लिखने के आपको तरीके पता होना चाहिए
कि सर इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो हमको क्या ध्यान देना है, जब परिचय लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। तो भैया देखो, परिचय लिखने के मेरे अकॉर्डिंग 3 तरीके हैं, और जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगता है। पहला तरीका क्या होता है कि जब इंट्रोडक्शन आप कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन को आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन उस क्वेश्चन की जो भी पूछा गया है उस क्वेश्चन का जो थीम, जो एक कोर वर्ड है उसको डिफाइन कर दो, उसकी डेफिनेशन दे दो, मतलब उसको परिभाषा दे दो, उसकी परिभाषा दे दो, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल देंगे। या उसकी शुरुआत डेटा देके कर सकते हो, कोई डेटा उससे रिलेटेड है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो आंसर को। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर वाइस कोई रिपोर्ट दी हुई है, रिपोर्ट में कुछ रिपोर्ट दिया हुआ उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे इंट्रोडक्शन लिखने के 3 तरीके हमने बता दिए। अब जैसे आपको बता देते हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं, एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हाट डू यू मीन वाई अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण से आप क्या समझते हो, अर्बनाइजेशन से क्या समझते हो, और इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, ये मतलब और क्या इसका इंपैक्ट क्या है। तो आप देखोगे अब यहां पर जो कोर वर्ड है वो है अर्बनाइजेशन। आप देखोगे इसको आप लिखना चाहो या तो इसको डिफाइन कर दो कि अर्बनाइजेशन क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो। तो इसका आंसर जब लिखोगे तो जो परिचय लिखोगे वो 3 तरीके से लिख सकते हो। या तो अर्बनाइजेशन की आप डेफिनेशन दे दो कि भैया अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, मतलब लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, अर्बनाइजेशन का। दूसरा आप स्टार्ट कर सकते हो कोई डेटा, तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते थे एज पर द सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कि भारत की जनसंख्या 32%, भारत की 32% जनसंख्या, ऐसे लिख सकते थे 32% जनसंख्या, भारत की 32% जनसंख्या शहर में रहती है। तो आपने क्या किया भाई साहब, एक डेटा उठाया, एक सेंसस उठाया, सेंसस 2011 का, और आपने डेटा से स्टार्ट कर दिया। तो अर्बनाइजेशन के डेटा से आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आप डेटा देके स्टार्ट कर सकते हो या परिभाषा देके कर सकते हो। 2 मेथड आपको बता दिए, समझ में आ गया। लेकिन आपने टॉपर्स का आंसर देखा होगा, डेटा से स्टार्ट करते हैं तो डेटा का जो आंसर होता है मजेदार है। अभी जैसे अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन पूछा और आपने बोला कि एज पर सेंसस 2011 इंडियाज 32% पॉपुलेशन इज लिविंग इन अर्बन एरियाज। कितना मस्त स्टार्टिंग हुई, समझ गए। और भी चीजें ऐड कर सकते थे। दूसरा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते थे कि यूएन डेसा की रिपोर्ट जो है, यूएन डेसा की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि भाई 2050 तक 40% जो जनसंख्या है इंडिया की वो शहर में रहेगी। तो ये भी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। तो रिपोर्ट और डेटा दोनों कंबाइंड हो गए, तो लोग इससे भी स्टार्ट करते हैं कि यूएन डेसा की रिपोर्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ये देख रहे हो कि इंट्रोडक्शन लिखने के 3 तरीके हो गए। अब जो भी आपको अच्छा लगता है, मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका है डेटा से स्टार्ट कर लो या कभी कभी डेफिनेशन से स्टार्ट कर लो। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो परिचय आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का जो थीम, जो कोर वर्ड है उसको डिफाइन करो, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको इंट्रोड्यूस करो, उसको परिभाषित करो, उसको एक तरीके से परिचय दो, और फिर क्या स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट होता है मेन बॉडी, मुख्य भाग। मेन बॉडी स्टार्ट होता है, मेन बॉडी। और मुख्य भाग में क्या होता है भाई साहब, हेडिंग्स बनती हैं, समझ गया, जो भी पूछा गया है। जैसे अभी जैसे उस क्वेश्चन की हेडिंग क्या थी, जैसे आप लिख सकते थे कि इंप्लीकेशंस ऑफ अर्बनाइजेशन लिख सकते थे, एक हेडिंग बनाते और जो भी इंप्लीकेशंस हैं वो सब लिख देते। कि पहला हेडिंग हो जाता कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, प्रदूषण के बारे में लिख सकते थे। दूसरी हेडिंग बना सकते थे कि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ये लिख सकते थे। तीसरी हेडिंग क्राइम के बारे में लिख सकते थे, ऐसे करके। और यहीं पर हेडिंग्स होती हैं, दूसरा यहीं पर ग्राफ्स बनते हैं। ग्राफ्स हो गए या मैप हो गए, वो सब इसी मेन बॉडी में आते हैं।
या आप देखोगे नेगेटिव पॉइंट्स आपको लिखने हैं या पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं, सब चीजें जो भी है डिबेट जो भी करनी है वो कहां पर होगा, मेन पार्ट में होता है, मेन बॉडी में होता है। कभी भी टॉपर की कॉपी देखोगे ये सब बातें इसी में लिखी रहती हैं अच्छे से। अभी हम दिखाएंगे भी एक कॉपी आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन, कि सर जो तीसरा पार्ट है कंक्लूजन, तीसरा जो पार्ट है मतलब तीसरा पार्ट है कंक्लूजन, निष्कर्ष कैसे लिखा जाए। तो आपको हमने पहले ही बताया कि निष्कर्ष जो होता है वो 10% होता है आंसर का पार्ट, 10%। मतलब क्या है, 4 से 5 लाइन में आपको लिखना है, 4 से 5 लाइन्स में लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो कंक्लूजन होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। मतलब उसमें एक विजन होना चाहिए, एक सजेशंस होने चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें सॉल्यूशन होना चाहिए। आप कैसे लिखोगे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन नहीं आता है तो आप क्या करो, ये थीम याद जरूर रखना, ये आपको थीम जरूर याद रखना कि सब कौन कौन से पॉइंट याद रखने। तो पहली बात क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप याद कर लो। आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं और 17 ही क्वेश्चंस का कोई भी फॉर्मेट होता है वो इसी में फंस जाएगा। आप बात करते हो क्लाइमेट चेंज तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 की बात कर लोगे। आप बात कर रहे हो पॉवर्टी तो पॉवर्टी के लिए भाई साहब गोल 1 यूज कर सकते हो, हंगर के लिए कर सकते हो गोल 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पॉवर्टी पर आ जाता है तो कंक्लूजन में लिख सकते हो कि भारत सरकार ये स्कीम लेके आ रही है, इससे क्या कर सकते हैं हम, सही काम करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को अचीव कर सकते हैं, जो हमारे भारत देश में पॉवर्टी को हटाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो उसको ऐसे आप कनेक्ट करो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कनेक्ट करो। आप भैया कि हर आंसर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तो नहीं करेंगे ना, तो फिर ऐसा हो जाएगा सेम जैसे देखेंगे तो कॉपी चेक करने वाला ही समझ जाए कि यार उसने एक ही मेथड रट लिया, उसी को यूज कर रहा है बार बार। दूसरा आप ये यूज कर सकते हो डीपीएसपी, डीपीएसपी आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल 38 से लेके 51 तक दिए हुए हैं। आप देखोगे आर्टिकल 46 की बात करें तो वो आप देखोगे जितनी भी हमारी शेड्यूल ट्राइब्स हैं या शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए एजुकेशन और पढ़ाई की बात कर रहा है। तो कभी भी जब वर्नेबल सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 46 को यूज कर सकते हो। मैटरनिटी लीव के ऊपर आता है आर्टिकल 42 आप कर सकते हो। राइट टू वर्क के ऊपर आता है आर्टिकल 41 यूज कर सकते हो। वेलफेयर स्टेट पर आता है आर्टिकल 38 का जिक्र कर सकते हो। तो डीपीएसपी याद कर लो, ये भी आंसर राइटिंग में काम आते हैं। प्रियम्बल आप याद कर लो, इंडिया की प्रियम्बल देखोगे कि प्रियम्बल में भाई साहब जस्टिस की बात हुई है, न्याय की बात हुई है। तो जस्टिस कितने टाइप का होता है आप देखोगे, पॉलिटिकल जस्टिस समझ गए, इकोनॉमिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस। ये ऐसे जिक्र करो कि हमारी प्रियम्बल बताती है कि सभी लोगों को फ्रेटर्निटी मिलनी चाहिए, सभी लोगों को डिग्निफाई लाइफ मिलनी चाहिए, तो हम संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। प्रियम्बल को यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, मोदी जी के भाई साहब भाषण सुनो, मोदी जी की जो टैगलाइन है उसको आप यूज करो। भाई साहब कौन सी टैगलाइन, 2047 विकसित भारत, 2047 विकसित भारत, विकसित भारत का जिक्र करो। विकसित भारत कैसे बन सकता है कि हम ऐसे काम करेंगे तो विकसित भारत बन सकते हैं, ये करो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करो, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करो। 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं उसका जिक्र करो कि हमारा टारगेट है भाई साहब, समझ गए, नेट जीरो एमिशन का टारगेट है, नेट जीरो एमिशन। अब कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आता है और उसमें आप कंक्लूजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि भारत सरकार अच्छा काम करेगा, अच्छे से स्कीम इंप्लीमेंट करेगा तो हम नेट जीरो एमिशन 2070 तक का टारगेट जो है हम उसको अचीव कर सकते हैं। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक है, 1800 गीगावाट 2047 तक है। तो जितने भी मिशन हैं, विजन है, टारगेट्स हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, समझ गए। तो पॉजिटिव बात, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डीपीएसपी, भारत प्रियम्बल हो गई, जो प्रस्तावना हो गई, हमारी जो प्रस्तावना हो गई उसको, और जो थीम हो गए कि विकसित भारत हो गई, आत्मनिर्भर भारत हो गए, ये सब पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब इतना कर लोगे ना आपका आंसर इतना अच्छा हो जाएगा ना, आप खुद कहोगे कि सर कितना मजेदार आपने आंसर लिखा है। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है और बस लिखते रहना है। अभी देखोगे मैं अभी आंसर राइटिंग करा रहा हूं यूपीपीसीएस मेंस क्रैश कोर्स।
आप चाहते हो कुछ सीखना तो आप स्टडी IQ का एक पेड बैच है, UPPCS मेंस क्रैश कोर्स 5000 का है। आप मेरा कोड यूज कर लोगे तब मिलेगा। वैसे तो ये 6263 का है। आप चाहते हो 1300 रुपए ऑफ हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। कोड क्या है? कोड है हमारा योगी लाइव। योगी लाइव आप इसको यूज कर सकते हो। तो योगी लाइव कोड को आप यूज कर लीजिए और उस बैच को ले लीजिए। उस बैच में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि होता क्या यूट्यूब पर मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आप पेड बैच में ले लो, जिसमें मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ा रहा हूं, जिसमें इथिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 भी पढ़ा रहे हैं। सुमित सर भी उसमें पढ़ा रहे हैं, समझ गए? सुमित सर का भी कोड यूज कर सकते हो, साई लाइव। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसको यूज करके, चाहे प्रहार बैच ले लो AROR के लिए, निश्चय बैच ले लो फाउंडेशन के लिए है 2025-26 के लिए, तो ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने एक पार्ट बता दिया कि कंक्लूजन, मैन बॉडी और इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सर एक टॉपर की कॉपी दिखाओ। ये किसकी कॉपी है? आप देखोगे ये जो कॉपी दी गई है वो आप देखोगे एक टॉपर की कॉपी है, समझ गए? आप देखोगे ये निमेश सर जो हैं, निमेश प्रधान जो सर हैं, निमेश प्रधान सर जो हैं, उनकी कॉपी है। आप देखोगे उन्होंने कितने अच्छे से, अब क्वेश्चन शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है थोड़ा बता देते हैं। जस्ट आपको प्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि खाद्य सुरक्षा की कौन कौन सी डायमेंशन होती हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूं कि फूड सिक्योरिटी की डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं और इंडिया ने उसमें काम कैसे किया है फूड सिक्योरिटी में, उन डायमेंशन में। तो उसने बहुत अच्छे से बोला है कि फूड FAO के, तो देखो इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर लिया, देख रहे हो, डेटा का, रिपोर्ट का यूज कर लिया, इंट्रोडक्शन में रिपोर्ट का यूज कर लिया, ये देखो ना। तो FAO के अनुसार जो डिलिनेट्स वेरियस डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो कौन कौन सी डायमेंशन है? तो फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें फूड सिक्योरिटी के 4 डायमेंशन होते हैं कि फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फूड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। फूड अवेलेबिलिटी का मतलब फूड की उपलब्धता, हिंदी में बात करें। एक्सेसिबिलिटी का मतलब फूड की पहुंच होना चाहिए, खाने की पहुंच होनी चाहिए। फूड अफोर्डेबिलिटी मतलब फूड सस्ता होना चाहिए, खरीद सके। और फूड न्यूट्रिशन का मतलब कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें क्या पोषक होना चाहिए, ये नहीं खराब नहीं होना चाहिए, पोषक। तो 4 फैक्टर होते हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी में क्या है, तो फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी में पहला जो पॉइंट है, फूड अवेलेबिलिटी इंडिया में कैसी है, एक पॉइंट बनाया। तो फूड अवेलेबिलिटी के लिए इन्होंने बोला कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, जिसमें 70% पॉपुलेशन को हम फूड बांटते हैं, सरकार बांटती है, ये सब बातें की हैं। हम पूरे विश्व का 24% मिल्क प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं, पूरा डेटा इन्होंने यूज कर लिया, देख रहे हो। फिर आप देखोगे, फिर दूसरा पॉइंट के फूड एक्सेसिबिलिटी में क्या है, तो इसमें भी नेशनल फूड सिक्योरिटी उसका एक्ट का जिक्र कर लिया, समझ गए। पोषण अभियान का जिक्र कर लिया। फिर उन्होंने समस्या बता दी कि फूड की एक्सेसिबिलिटी इसलिए दिक्कत है, तो उन्होंने कमियां भी बता दी, शॉर्ट कम्स। देख रहे पेज को कैसे यूटिलाइज किया है इन्होंने, तो आप देखोगे उन्होंने पेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है, समझ गए। पेज को कैसे यूटिलाइज किया है आप देखोगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में दिक्कत है कि हम सही तरीके से फूड को नहीं पहुंचा पाते हैं, फूड वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, 35% तो फूड का वेस्टेज हो जाता है, ये सब बातें इन्होंने बताई हैं। 16% जो इंडियन है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। ऐसी फूड अफोर्डेबिलिटी की बात की है कि फूड अफोर्डेबिलिटी के लिए स्कीम लाइक पीएम गरीब कल्याण योजना लेके आए कि जिससे सभी को सस्ता खाना मिल जाए। उसमें भी दिक्कत है कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, ये उन्होंने लिख दिया। ऐसी न्यूट्रिशन के लिए बताया कि पॉजिटिव का है, तो न्यूट्रिशन सरकार कैसे सही कर रही है, पीएम पोषण अभियान सही कर रही है, ICDS स्कीम का जिक्र कर लिया, अनेमिया मुक्त भारत का जिक्र कर लिया, राइस फोर्टिफिकेशन का जिक्र कर लिया, न्यूट्रिशन ऐसे बढ़ा रही है भारत सरकार, समझ गए कितने जबरदस्त तरीके से कनेक्ट किया है। फिर बे फॉरवर्ड रखा है कि गवर्नमेंट को फोर्टिफिकेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट को सभी लोगों को खाना प्रोवाइड करना चाहिए, समझ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बे फॉरवर्ड कर दिया। तो आपको यह समझ में आ गया होगा पेज को कैसे यूज किया है। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी के जस्ट इंट्रोडक्शन दिया 3 से 4 लाइन में, और उसी को मैन हेडिंग बना के बहुत अच्छे से समझा दिया और बे फॉरवर्ड कर दिया। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप देखोगे उन्होंने बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सही आंसर वो होता है कि आपको परिचय लिखना आना चाहिए, मुख्य भाग लिखना आना चाहिए, समझ गए, कंक्लूजन लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन को सही से समझो, ठीक है। और भी आप चाहते हो कि आपकी तैयारी चाहते हो कि 2025 या 2026
कि आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप निश्चय बैच को खरीद सकते हैं। निश्चय बैच को खरीद सकते हैं, जिसमें मैं भी पढ़ा रहूंगा, सुमित सर भी पढ़ाएंगे, और भी हमारी तैयारी आप चाहते हो। मैं डेली सुबह मेंस का एक क्वेश्चन देता हूं। सुबह मेरी क्लास होती है 8 AM को, 8 AM को इसी चैनल पर होती है। 8 AM को मेरा डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टडी IQ पर कोई भी बैच खरीदते हैं, जैसे निश्चय बैच है, ये फाउंडेशन बैच है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो मेरा कोड आप यूज करोगे योगी लाइव आप यूज करोगे तो आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, हाईएस्ट। या सुमित सर का जो कोड है साई लाइव, आप इसको यूज करोगे तो भी मिल जाएगा। तो कोई भी बैच खरीदो, चाहे प्रेहार बैच खरीदो जो ARO के लिए है, चाहे निश्चय बैच खरीदो जो फाउंडेशन के लिए है, चाहे UPPCS क्रैश कोर्स खरीदोगे वो आपके मेंस की तैयारी के लिए, उन्नति बैच आंसर राइटिंग के लिए, और इनकी मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, उसको भी खरीदोगे, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को यूज करके। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे, आंसर राइटिंग कराते रहेंगे बहुत अच्छे से। आप मेरे ग्रुप में भी भेजते रहिए आंसर, जब टाइम मिलेगा आपके आंसर को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जिंदगी का सत्य है भाई साहब मृत्यु, और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई। और तो भ्रम है, तो जब भी भ्रम होता है किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।